हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मोशन से हम क्या समझते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विद टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है तो हम बोलते हैं कि वो मोशन की स्टेट में है। तो मोशन का क्या मतलब हुआ? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर बात करी जाए कि मोशन कितने तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो मोशन दो तरह से लोग डिफाइन करते हैं, एक तो एब्सोल्यूट मोशन और एक रिलेटिव मोशन। लेकिन एक्चुअली कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी दूसरी बॉडी के रेफरेंस में लिया जाएगा। इसलिए हम लोग उसको ये कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन ही एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज एक बस है जिसके अंदर दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, जिसमें से एक पैसेंजर है ए और एक पैसेंजर है बी, और एक पर्सन रोड से इन दोनों के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज मान लेते हैं कि इस पर्सन का नाम है सी। तो अगर सी बी के मोशन को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि बी जो है उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से ये बस मूव कर रही है। सपोज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बस मूव कर रही है, तो इसको लगेगा कि बी भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन अगर ए, जो पर्सन ए है, इसका जो को पैसेंजर है, वो अगर देखेगा बी को तो उसको लगेगा कि बी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, उसकी वेलोसिटी बी की 0 है अकॉर्डिंग टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेम पर्सन बी का मोशन की स्टेट सी के हिसाब से कुछ और है और ए के हिसाब से कुछ और है। इससे ये क्लियर होता है कि कोई भी मोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसके रेफरेंस में लिया जा रहा है। तो ए के रेफरेंस में बी जो है वो स्टेशनरी है और सी के रेफरेंस में बी मूव कर रहा है। कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि जो ये पर्सन सी है, यह ग्राउंड के ऊपर खड़ा है और ग्राउंड स्टेशनरी है। तो जब ये बी पर्सन को ऑब्जर्व करेगा तो बी का जो मोशन है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए सी के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक गौर करने की बात यह है कि ये जो ग्राउंड है ये खुद अर्थ का पार्ट है और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट भी कर रही है और सन के अराउंड रिवोल्यूशन भी उसका हो रहा है। तो अगर स्पेस से कोई इस पर्सन सी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि ये पर्सन सी अर्थ के साथ ही रोटेट भी कर रहा है और रिवोल्यूशन भी कर रहा है। तो इससे भी ये चीज क्लियर होती है कि किसी भी तरह का मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, सारे मोशन रिलेटिव होंगे। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हमको स्टडी करना है मोशन में। तो जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हमें स्टडी करनी है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन। तो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो P पॉइंट से Q पॉइंट तक जा रहा है। तो P उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और Q उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। इसका जो मोशन है ये कुछ जिग जैग है, जिसको हमने यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब P से Q तक जाने के लिए बीच में इसके कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी आएंगे। सपोज इसको A, इसको B और इसको C हम नाम दे देते हैं। तो अगर P से Q तक जाने वाले एक्चुअल पाथ की बात करी जाए तो वो क्या हो जाएगा? P टू A टू B टू C टू Q। अगर हमें इस पाथ की टोटल लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए हमको ये इंडिविजुअल लेंथ पता होनी चाहिए। तो टोटल लेंथ
ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा, पी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्यू, इन सबको ऐड कर देंगे हम तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द पाथ पता चल जाएगा। इसी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि डिस्टेंस किसको कहते हैं। अब डिस्टेंस के बाद में दूसरा कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट का। P से Q तक जाने में ऑब्जेक्ट कई पाथ फॉलो कर सकता है। जैसे एक पाथ तो हमने बता दिया इस तरह से P A B C और Q तक। दूसरा पाथ वो इस तरह से कर्व्ड पाथ के थ्रू भी P से Q तक जा सकता है। एक पाथ ये फॉलो कर सकता है, एक पाथ ये फॉलो कर सकता है, और एक पाथ डायरेक्टली अगर P और Q को हम ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो उसके थ्रू भी जो P से Q तक वो ऑब्जेक्ट जा सकता है। अब अगर हम ये जानना चाहें कि इन सारे पाथ्स में से मिनिमम लेंथ ऑफ द पाथ कौन सा है, कौन से पाथ की लेंथ जो है वो मिनिमम है, तो P से Q तक डायरेक्टली जो स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो रास्ता जा रहा है उसी की लेंथ जो है वो मिनिमम होगी। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग देखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो वो ये डिफरेंसेस होंगे। फर्स्ट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें सीधे सीधे इनिशियल पोजीशन को ऑब्जेक्ट के फाइनल पोजीशन के साथ में ज्वाइन कर देना एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस देखा होगा, लेकिन अगर हम उसको समराइज करें यहाँ पर, तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है या वैल्यू की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। यानी ऐसी क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब तभी किया जा सकता है जब हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होती है। अगर कुछ एग्जांपल्स लिए जाए इसके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के, तो स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और वेक्टर कौन कौन सी हैं। तो स्केलर में जैसे डिस्टेंस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह से स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आपको क्लियर होगा। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस इन दोनों चीजों में होता है वो ये है कि डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी और कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसको अगर हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज एक बॉडी है जो
पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, यानी ओ पॉइंट से वो बॉडी स्टार्ट करती है अपना मोशन और 5 मीटर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मोशन करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट सपोज मान लीजिए P है और फिर ऑब्जेक्ट वापस लौट करके O पॉइंट पे आ जाता है, यानी इनिशियल पॉइंट क्या था या इनिशियल पोजीशन क्या थी बॉडी की, O, और फाइनल पोजीशन भी उसकी O हो गई। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसा मैंने बताया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो बॉडी क्योंकि ओरिजिनली ओ पॉइंट पे थी और फाइनली भी वो ओ पॉइंट पे आ गई, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स उसके कोइंसाइड कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 0। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ओपी प्लस पीओ। ओपी की वैल्यू 5 है और पीओ की वैल्यू भी 5 है, तो 10 मीटर्स जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होकर पी तक जाता है और फिर वो रिटर्न होना शुरू होता है ओ तक और उसके बाद नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाने लग जाता है और एक पॉइंट क्यू तक पहुंच जाता है, और हम मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर्स है, तो ऐसे केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट क्या है इसका ओ और फाइनल पॉइंट है इसका क्यू। ओ को क्यू से हमें ज्वाइन कर देना है और इसका तो डिस्टेंस कितना है या इसके बीच में जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो कितना है, 4 मीटर्स। तो 4 मीटर्स इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 4 मीटर्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो 4 मीटर्स तो ये जा रहा है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट को साइन के साथ में -4 मीटर्स लिखेंगे, तभी इसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाएंगे, तभी ये डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। और डिस्टेंस किसी भी साइन के साथ नहीं होगा क्योंकि इसको डायरेक्शन से इसका कोई लिंक नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दोनों में से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन सी क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जैसा हम देख चुके हैं कि जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, यानी उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, और साथ में यूनिडायरेक्शनल है, प्लस यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट पी पॉइंट से स्टार्ट करता है और क्यू पॉइंट तक जाता है और पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर्स है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर्स। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है साथ में, तो ऐसे केसेस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। जैसे ये ऑब्जेक्ट ओ से पी तक जा रहा है, तो ओ से पी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो इनके बीच का जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर्स अगेन। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 5 मीटर्स है, लेकिन इसके साथ में डायरेक्शन भी बताएंगे हम, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब हम लोग इस कंसेप्ट को कुछ न्यूमेरिकल्स के हेल्प के साथ में और अच्छी तरह से समझेंगे
और इससे हमें यह भी क्लियर होगा कि हमको जो है क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट P है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, एक सर्कल के अलोंग मोशन अपना कर रहा है। सपोज वो P पॉइंट से स्टार्ट होता है और पूरा मोशन सर्कुलर करता हुआ वापस P पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो इस केस में हम ये जानना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज मान लेते हैं C इसका सेंटर है और रेडियस की वैल्यू R है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा इस केस में? ये P ऑब्जेक्ट सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है, P पॉइंट से स्टार्ट होकर के वापस P पॉइंट तक चला आता है, तो इसका मतलब जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ होगी वही टोटल डिस्टेंस होगा जितना इस बॉडी ने ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस की वैल्यू C जो सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस हम जानते हैं सर्कल का 2 पाई r होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू 2 पाई r। और अगर यहीं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बॉडी P पॉइंट से स्टार्ट करती है और एक रोटेशन कंप्लीट करके P पॉइंट पर ही वापस चली जाती है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? वो 0 हो जाएगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट P से स्टार्ट करके Q पॉइंट तक जा रहा है, यानी हाफ सर्कल कंप्लीट करके यहां तक पहुंच रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज कितनी होंगी वो हम देखने जा रहे हैं। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? P टू Q, ये टोटल अगर 2 पाई r है जो हमने फर्स्ट केस में देखा, तो P टू Q कितना हो जाएगा? ये कर्व पाथ का लेंथ ये हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2 यानी पाई r। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हमें जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, तो हम P को Q से ज्वाइन कर देंगे और ये PQ की लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ R, यानी OP प्लस OQ यानी ट्वाइस ऑफ R। तो डिस्प्लेसमेंट 2R हो जाएगा और डिस्टेंस पाई R हो जाएगा। क्लियर है? एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ, ईस्ट डायरेक्शन ई, और ये वेस्ट डायरेक्शन W, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट O पॉइंट से स्टार्ट करता है अपना मोशन, उसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर्स जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक। फिर उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, और फिर इस पॉइंट पर पहुंच करके वो अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज करता हुआ फाइनली यहां तक पहुंच जाता है। इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं P, Q एंड R, ठीक है। अब इस केस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस हो जाएगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये 5 मीटर्स है और सपोज ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 3 मीटर्स है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है, तो OP प्लस PQ प्लस QR, OP प्लस PQ प्लस QR। OP की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर्स, PQ कितना है? 4 मीटर्स, और QR की वैल्यू जो है वो 5 प्लस 3 8 मीटर्स, 5 प्लस 4 9 9 8 17 मीटर्स टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जो इस बॉडी ने ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाता है। इनिशियल पॉइंट O है और फाइनल पॉइंट R है, O को R के साथ में एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने ज्वाइन कर दिया, तो OR जो लेंथ हो जाएगी ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कितना हो जाएगा OR?
तो ओ आर की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये हम जानते हैं 4 मीटर्स है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 4 मीटर्स। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं तो ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ आर विल बिकम अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का है वो 5 मीटर्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर्स है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये आती है कि क्या हमने डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया? नहीं, हमने नहीं किया, क्योंकि हमने उसकी मैग्नीट्यूड तो बता दिया लेकिन उसकी डायरेक्शन अभी भी हमने क्लियर नहीं करी है। डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ को एरो आप एक इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये ओ आर जो है ये इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और ये डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो अलोंग द नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इसका हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब हमने इसको कंप्लीटली इसके मोशन को डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसका हम लोग एक अगला एग्जाम्पल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ बॉडी covered a distance of 6 meters along a semicircular path. Ratio of distance to displacement is, और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन है 7:6, बी 9:7, सी इज 11:7 एंड डी ऑप्शन इज 7:5। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब इस तरह का ये पाथ फॉलो कर रहा है। सपोज इनिशियली ये ए पॉइंट पे था और फाइनली बी पॉइंट पे आ गया। तो ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 6 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। तो इस रेशियो को निकालने के लिए पहले हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उनका जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो एक्चुअल लेंथ तो सेमी सर्कुलर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस अगर सर्कल की सी है तो c/2। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी होती है 2πr/2, तो ये पाई इंटू आर हो जाएगा। सपोज हम मान लेते हैं कि रेडियस r है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू πr। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होता है, और ज्वाइन करने के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है या उस पाथ की जो लेंथ होती है वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ए और बी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहां पर, पाई आर डिवाइडेड बाई 2i ऑफ आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां वैल्यू आ जाएगी π/2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो यहां से रेशियो हमारे पास 11/7 यानी 11/7 आता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट completes 1.5 revolution in a circle of radius r. What is the distance traveled? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इन अबव केस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और बी, तो दोनों पार्ट्स को हम सेपरेटली अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5 रिवॉल्यूशन एक सर्कुलर पाथ में कर रहा है जिसका रेडियस आर है, उसका डिस्टेंस ट्रेवल बताया हुआ है, पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस है आर, 1.5 रिवॉल्यूशन कर रहा है और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 रिवॉल्यूशन में। तो देखिए अगर सपोज ये पी पॉइंट से स्टार्ट होता है और फाइनली 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके पी पॉइंट पर ही पहुंच जाएगा, और फिर उसके बाद में हाफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर करते हुए वो पी पॉइंट के ऑपोजिट पॉइंट यहाँ पर क्यूब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एक तो ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन और एक ये हाफ रिवॉल्यूशन, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर यानी 2 पाई आर, प्लस हाफ रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, पाई आर, तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3 पाई आर। डिस्टेंस की वैल्यू क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पी पॉइंट से जब ये वापस पी पॉइंट तक पहुंच रहा है, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसके कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, प्लस फिर उसके बाद हाफ रिवॉल्यूशन करके पी पॉइंट से ये क्यू पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो पी से क्यू तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ये आर है और ये भी आर है, तो ये ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इसमें अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग in a circle of diameter 5 meters. Calculate distance covered and displacement when it completes three revolutions.
अब ये जो पार्टिकल है ये एक डायमीटर एक 5 मीटर डायमीटर के सर्कल में मूव कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया जब वो 3 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करता है, ये चीज पूछी जा रही है। तो इसका मोशन भी सर्कुलर है और ये पॉइंट P से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद 3 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 रिवॉल्यूशंस। तो 1 रिवॉल्यूशन में जैसा हमने अभी तक देखा कि बॉडी 2 पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है और ये 3 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 पाई आर इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। यहां पर डायमीटर की वैल्यू 5 मीटर दे रखी है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2। यहां पर इसको रखते हुए डिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। डिस्टेंस विल बी 6 पाई इंटू आर, आर इज 5/2। 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 पाई। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए ये P पॉइंट से स्टार्ट करके एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है और फिर थर्ड रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। यानी इसने अपनी जर्नी P पॉइंट से ही स्टार्ट की थी और P पॉइंट पर आकर के इसकी जर्नी खत्म हो जाती है, इसलिए इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि एक फार्मर जो है वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पर मूव कर रहा है। ये वो स्क्वायर फील्ड है, तो फार्मर इसकी ऐसे करके बाउंड्री पर मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है। ऑफ साइड 10 मीटर्स, तो इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है? 10 मीटर्स। और जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 40 सेकेंड्स। टाइम इज 40 सेकेंड्स। कहां से कहां तक आने में? P पॉइंट से अगर वो शुरू कर रहा है तो P पॉइंट से लेकर के वापस P पॉइंट तक आने में इसको टोटल टाइम 40 सेकेंड्स लग रहा है। तो हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स पर। यहां केवल वो उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे। तो देखिए 40 सेकेंड्स में ये जो फार्मर है ये एक कंप्लीट पाथ को ट्रेवल कर ले रहा है, पूरी बाउंड्री कवर कर ले रहा है अपने फील्ड की 40 सेकेंड्स में। तो 40 सेकेंड में जब ये P पॉइंट से स्टार्ट होकर के वापस P पॉइंट तक आ जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? 0। अब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में ये कहां पर आ जाएगा ये हमें निकालना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में 2 मिनट्स को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 60 दैट इज 120 सेकेंड्स।
और प्लस 20 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में एक राउंड अगर लगा ले रहा है तो 120 सेकेंड्स में ये 120 का मतलब इसका 3 टाइम्स, इसका मतलब इसके ये 3 राउंड्स लगा लेगा, ठीक। और 3 राउंड्स लगाने में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। तो 120 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब बचा 20 सेकेंड्स का टाइम। इस 20 सेकेंड्स में वो जितना भी लेंथ इस पाथ का ट्रेवल कर ले रहा है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 40 सेकेंड्स में ये एक कंप्लीट राउंड इसका ले रहा है, तो 40 तो फिर 20 सेकेंड्स जो हमारे पास बचे हैं इसमें कितना ले लेगा, हाफ राउंड ले लेगा। इसका मतलब अगर वो पी पॉइंट पर है तो पी पॉइंट से ये क्यू पॉइंट जो कि यहाँ पर डायगनली ऑपोजिट यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ तक वो पहुंच पाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो हमने पी पॉइंट को क्यू पॉइंट के साथ में एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो पी क्यू की लेंथ जो है वही इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पी क्यू। और पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 10 मीटर्स है, ये भी 10 मीटर्स है, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100 यानी अंडर रूट 200। और अंडर रूट 200 कितना होता है, दैट इज 10 रूट 2। तो 10 रूट 2 इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, राइट। देखिए हम लोग यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग केवल इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे तो आपको कहीं और किसी और सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें इन कंपैरिजन टू कि आप अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग क्वेश्चंस को कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ L meters along a semicircular path. Calculate magnitude of displacement of the body and ratio of distance to displacement. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, और सेकंड पार्ट में रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। इसका मतलब हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो है L मीटर्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। अगेन ये एक सेमी सर्कुलर पाथ में P पॉइंट से सपोज Q पॉइंट तक L मीटर्स ट्रेवल कर रहा है, तो L मीटर्स इसके सरकमफ्रेंस के अलोंग हो जाएगा, L मीटर्स। तो इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है और रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो पहले हम इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको कि ये इस पाथ के थ्रू L मीटर्स कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू L मीटर्स हो जाएगी। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करेंगे, इनिशियल पॉइंट P को फाइनल पॉइंट Q के साथ में ज्वाइन कर देना है,
तो PQ की लेंथ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू PQ। और PQ जो है, अगर इसका रेडियस स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं हम, तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ r। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। अब L और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, L जो है वो ये लेंथ है, यानी सरकमफ्रेंस, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, तो L की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर, क्योंकि ये टोटल कितना होता है, 2πr होता है सरकमफ्रेंस, तो ये हाफ सरकमफ्रेंस है, तो कितना हो जाएगा, पाई आर। तो पाई आर की वैल्यू L के बराबर होगी। यहां से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस की वैल्यू L डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हम यहां पर रख देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाई पाई। तो डिस्प्लेसमेंट जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाई पाई, राइट। और दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, L है, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ट्वाइस ऑफ L डिवाइडेड बाय पाई। यहां से L से L कैंसिल हो जाएगा, दिस विल कम एज पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 विल बी आर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। तो इस तरह से करके हमने इस टॉपिक से रिलेटेड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस के टाइप्स थे वो सब कवर कर लिए हैं। आप लोग इनको रिवाइज करने के बाद में इनको बार बार अटेम्प्ट करके और चैप्टर का जो कंसेप्ट है उसका भी रिवीजन अगर कर लेंगे तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कवर करेंगे। थैंक्स।